फूलों में बर्फ़ के कुछ गोले, बर्फ़ के कुछ पाउडर्स इकट्ठे हुए हुए थे। जब बर्फ़बारिश हुई होगी, बर्फ़ के ओले पड़े होंगे कुछ, तो वो फूलों में इकट्ठे हो गए होंगे। आप इमेजिन करो, ये हो सकता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट अटलांटिक पार्ट के रहने वाले कहीं हो। अमेरिका में आप समझ लीजिए नॉर्थ अटलांटिक को ले लो, नॉर्थ अटलांटिक की बात हो रही हो। ये कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिकन पोएट हैं, तो हो सकता है कि नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही हो। नॉर्थ अमेरिका में उत्तरी भाग में आप और जाओगे तो अटलांटिक रीजन में जब आप पहुँचोगे तो वहाँ पर की बात हो रही है। वहीं पे ज़्यादातर ऐसे जहरीले पौधे पाए जाते हैं। हेमलॉक ट्री वहीं पाए जाते हैं, और उसी हेमलॉक ट्री के छांव तले रॉबर्ट फ्रॉस्ट बैठे हुए थे और दिन भर एक विलाप और पछतावे में, एक डिप्रेशन वाले मूड में विलाप करते हुए, पछतावे की आग में तपते हुए रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपना समय बिता रहे थे कि तभी एक कौवा उसी जहरीले पौधे पर मौजूद फूल पर आ बैठता है और फूल में मौजूद जो बर्फ़ के जितने भी पाउडर्स हैं, यानी कि बर्फ़ के कह सकते हो, उसे झाड़ डाला। बर्फ़ का जो छोटा छोटा पार्टिकल्स डस्ट होता है, बर्फ़ का डस्ट कह सकते हैं आप, बर्फ़ के छोटे छोटे जो डस्ट होते हैं उसे वह कौवा झाड़ डालता है। और झाड़ डालता है तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के मन में जो हताशा और निराशा और पछतावा के आग में जो वो तप रहे थे, वो सारा का सारा वॉशअप हो जाता है। उनकी आत्मा फिर से रिफ़्रेश हो उठती है और वो विचार करते हैं कि मैं अपने इस दिन का जो बचा हुआ भाग है उसे किसी यूज़फुल वर्क में इन्वेस्ट करना चाहूँगा। ठीक है, वो विचार ये करते हैं कि इस कौवे ने डाली पर बैठकर तो मेरा मूड ही चेंज कर दिया। मेरा जो विलाप करने वाला जो मूड था, मेरा जो डिस्टर्ब मूड था, उसे तो बिल्कुल रिफ़्रेश कर डाला इस कौवे ने। और फिर वो विचार करते हैं, एक एंथुजियास्टिक स्पिरिट के साथ उठ खड़े होते हैं, एक नवीनतम आत्मा, एक रिफ़्रेश मूड के साथ फिर से खड़े उठते हैं और विचार करते हैं। और विचार ये किया उन्होंने कि बाकी जो शेष जो भाग है इस दिन का, उसे वह किसी यूज़फुल वर्क में यूटिलाइज कर डालेंगे। समझ गए? बस इतना ही कह रहे हैं, बस ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इट्स अ वेरी स्मॉल, क्या बोलेंगे, दिस पोएम, इट इज़ वेरी शॉर्ट बट present as moment that has a large significance. Okay, it is a very short poem but has a larger significance. दिख तो रहा है बिल्कुल छोटा सा पोएम, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा एक महत्व छिपा है, एक शिक्षा छिपी हुई है ना? So if I would like to ask you, if I would ask you a question, what is the dust of snow? आप dust of snow के बारे में क्या बताइएगा? Dust of snow are the small particles. ये small particles of snow that remain on the surface. It is small particles of snow that remain on the surface after the snowfall. ठीक है? स्नोफॉल जब होती है, बर्फ़बारिश जब होती है, उसके बाद जब सरफेस पर आप देखते हो छोटे छोटे पार्टिकल्स बैठे हुए रहते हैं, वो ये स्नो, डस्ट ऑफ स्नो कहलाता है। आप समझिए? और कोई भी गर्म मिजाज का आदमी, मान लो किसी वृक्ष के तले नीचे छांव तले बैठा हो और उसके ऊपर एक फूल हो जिसमें डस्ट ऑफ स्नो इकट्ठे हो चुके हैं बर्फ़बारिश के बाद, रेनफॉल के बाद, और कोई कौवा आता है उसे हिला डालता है और वो डस्ट ऑफ स्नो फॉल शूट डाउन ऑन द पर्सन सिटिंग बिलो अ हेमलॉक ट्री। तो वो जो पर्सन बैठा हुआ है, गर्म मिजाज का है, बिल्कुल पछतावे की आग में झुलस रहा हो, और उसके सिर पर एक ठंडी ठंडी
बर्फ के गोले की बारिश होगी तो उसे कैसा लगेगा? एक ठंडक सा एहसास होगा। इसलिए इस डस्ट ऑफ स्नो को क्या कहा गया है? एसेंस ऑफ कोल्डनेस। एसेंस ऑफ कोल्डनेस। इट रिमाइंड्स वन ऑफ कोल्डनेस। The way a crow shook down the dust of snow on the poet changed his mood. जिस तरीके से कौवा डाली पर बैठ करके डस्ट ऑफ स्नो को शुक डाउन करता है, वो तरीका पोइट के मिजाज को ही बदल डालता है। द पोइट एक्चुअली was in a depressive mood. He was in a tension. He was repenting about some past matter. He was in a sorrowful mood, but when the light shower of a dust of snow shook down on his head, his spirit revived. It refreshes his mood, and soon he got ready to utilize its rest of the day with some useful work. He got ready to utilize the rest of the day by some useful work, by some any important work, by some any benevolent work. आप समझ गए? डस्ट ऑफ स्नो इसी के साथ समाप्त करते हैं और हम लोग इसका कुछ समरी पर आप लोगों के सामने मैं इसका कुछ समरी आपके इस बुक में लिखा है, इस बुक में दे रखा है। कुछ समरी को मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के सामने। समरी थोड़ा देख लीजिए। समरी से बहुत हद तक क्लियरेंस मिलेगा। A short poem describing a simple moment which has a larger significance. जी हाँ, बिल्कुल ये शॉर्ट पोएम है। एक सिंपल मोमेंट के एक छोटे से बहुत ही सिंपल एक क्षण को, छोटे से समय काल को ये वर्णित करता है जिसके पास एक बहुत बड़ा शिक्षा है। विच हैज़ अ लार्जर सिग्निफिकेंस। बहुत महत्व की बात, बड़े महत्व की बात रखता है ये छोटा सा एक कविता। A crow sitting on a hemlock tree shakes off the dust of snow on the poet. This simple action changes the depressive mood of the poet. Poet who lost in the sorrow. देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बात हो रही है। Who was lost in the sorrow. He has wasted a part of his day repenting. पछतावा करते हुए उसने अपना दिन का कुछ भाग बिता दिया। But now with the change of mood, लेकिन अब मूड, एक नए मूड के साथ he wants to utilize the rest of the day in some useful activity. अपने बाकी दिन के, अपने दिन के कुछ समय और जो बचे थे उसे एक उपयोगी कार्यों में, उपयोगी क्रियाओं में व्यतीत करेंगे। किसी उपयोगी कार्य में, किसी उपयोगी एक्टिविटीज़ में वो इन्वेस्ट करेंगे। ये डिसाइड करते हैं उन्होंने वो। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो आप लोग, आपके इस हेल्प बुक में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है कि क्या सारे पोएम्स में बर्ड्स के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या अधिकांश सामान्यतः जो पोएम्स होते हैं, जितने भी कविताएं होती हैं, पोएम्स, क्या उनमें पक्षियाँ किन किन प्रकार की होती हैं? व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन द पोएम्स? कविताओं में जो पक्षियों की बात होती है, पक्षियों के नामों की बात होती है, वो सामान्यतः कौन कौन से नामें होती हैं? ठीक है, डू यू थिंक क्रो इज ऑफन मेंशन इन द पोएम? क्या बार बार अक्सर कविताओं में कौवे का ही जिक्र होता है? व्हाट इमेज केम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो? जब कभी आप क्रो के बारे में सोचते हो तो कैसा इमेज आपके दिमाग में उमड़ आता है? ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। मैं तो चाहूँगा कि सारा आंसर आप लोग पढ़ जाओ इसको। जितना आंसर पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपका माइंड ब्रॉड होगा और लिख डालोगे, बिल्कुल आसानी से एग्जामिनेशन में जवाब दे दोगे। सारा आंसर पढ़ डालिएगा आप लोग। आपका जो फुटप्रिंट विद फिट है और एक और है जो दो टेक्स्ट बुक है, उसका हेल्प बुक्स है मेरे पास, और उसका सारा क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा ताकि आप पढ़ जाओ। और पढ़ने के बाद आपके पास एक लैंग्वेज पावर, पूरा एक आपके पास पूरा एक कंसेप्ट, एक मैटर आपके पास होगा
एक वेटेज मैटर होगा जो कि आपको एग्जामिनेशन में लिखने में बहुत ही आसानी, बहुत ही कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सबसे पहले एक क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर। व्हाट इज डस ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से, हैज चेंज हिज मूड, हाउ हैज द पोएट मूड चेंज। कुछ आंसर देख लीजिए आप लोग पॉज करके। हाउ, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ डज Robert Frost present nature in this poem? How does Robert Frost present nature in this poem? The following question may help you to think of an answer. मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने प्रकृति को इस कविता में किस प्रकार से प्रकट किया है, प्रकृति के बारे में क्या कहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस कविता के माध्यम से। What are the birds that are usually named in poems? ये तो हो गया। देखिए इसका आंसर, द बर्ड मेनली नेम्ड इन पोएम्स, जनरली जो कविताओं में जिन जिन पंछियों की बातें आती हैं, पक्षियों के बारे में चर्चा होती है कविताओं में, सामान्यतः वो नाइटिंगेल के बारे में, कुक्को, स्पैरो, पीजन, डो एंड डक के बारे में होती है। लेकिन क्रो हमेशा पोएम में इस्तेमाल नहीं होता है। क्रो जो होता है, कौवे के जिक्र हमेशा हर कविताओं में कौवे का जिक्र नहीं हो पाता होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इफ वी थिंक अबाउट एनी क्रो देन आवर माइंड फील्स विद सैड एंड सॉरो। दुख, निराशा और व्यथा से हमारा दिमाग, हमारा मन भर जाता है। मन, ठीक है, कौवे के बारे में जब हम सोचते हैं तो, क्योंकि कौवे का नेचर ऐसा है। आप देखो उसकी चोंच को देखो, जब कभी भी उसकी चोंच खोलते हैं तो मानो हमें भय इस प्रकार इस बात का लगता है कि कहीं हमारे वो आई बॉल को यहाँ निकाल कर ले जाए। अक्सर आप कभी एकांत में खुले छत पर जब आप अकेले टहलोगे, उघारे बदन आप जब टहलोगे तो देखना कौवे की चोंच आपके चमड़े को नोचने के उद्देश्य से चमड़े के आर पार होने की कोशिश करता है। आपके चमड़े को नोच करके वो भाग निकलना चाहता है। देखिए कितना उसका दुस्साहस है। तो इससे यही सब प्रतीत होता है, यही सब हम जानते हैं, यही सब समझते हैं कि कौवा जो प्राणी है वो चिंता और दुख का प्रतीक है, दुख और चिंता का प्रतीक है, होता है। Again, what is a hemlock tree? Why does not the poet write about a more beautiful tree such as maple or an oak or an pine? इसका भी एग्जाम्पल आंसर देख लो आप लोग। A poisonous plant having white flower in a hemlock tree, the poet must have some rough, bitter experiences that made him sad. That is why the poet does not write about a more beautiful tree such as a maple or an oak or pine. कह रहा है कि कवि ने इस कविता के माध्यम से एक जहरीले पौधे का ही जिक्र क्यों किया। और कोई भी बहुत सारे ट्रीज हैं, बहुत सारे सुंदर सुंदर ट्री हैं, मनमोहक वृक्ष होते हैं जैसे कि मेपल, ओक और पाइन होते हैं। लेकिन इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने हेमलॉक ट्री जैसे जहरीले पौधे, जहरीले वृक्ष का ही वर्णन क्यों कर रखा है? क्योंकि द रॉबर्ट फ्रॉस्ट जरूर मस्ट हैव सम रफ बिटर एक्सपीरियंसेस। एक बहुत ही कटु और कड़वा अनुभव रहा होगा जो कि उन्हें निराश और उदास कर दिया। भूतकाल में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के पास एक बहुत ही कड़वी अनुभव रही होगी, कुछ घटनाएं उनके साथ घटी होगी जो उन्हें उदास कर दिया, निराश कर दिया। That is why the poet doesn't write about a more beautiful tree. इस कारण से कवि साहब इस कविता में सुंदर